नमस्कार खमागनी, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या चीज़ लेके आया और आज मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा राजस्थान से रिलेटेड। देखिए, आज एक बड़ी जोरदार चीज़ हुई सवेरे। आप लोगों ने देखा होगा किरोड़ी लाल मीणा, जिनको मैं मानता हूं बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडरशिप स्टेट के में आते हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है इस्तीफा तो 2 दिन पहले दे दिया गया था, पर इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण हो सकते हैं। इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा क्या करेंगे, क्यों किरोड़ी लाल मीणा कोई छोटे नेता नहीं है। यहां राजस्थान में एसटी के मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और खास तौर से मीणा कम्युनिटी के वो एक बड़े नेता हैं। क्या वो नाखुश थे अपने पोजीशन को लेके? क्या उनको कुछ और दिखाना था? क्या वो एक पैगाम देना चाहते थे? क्या वो प्रेशर डालना चाहते थे बीजेपी की सरकार, राजस्थान में भजनलाल की सरकार के ऊपर? ये कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज उठ के निकले हैं। आइए इस पे हम बात करते हैं कि इनका जवाब क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने कहा जाता है कि रिजाइन, सूत्र बताते हैं मैं बोलूंगा, तो 2 दिन पहले ही भजनलाल जी को दे दिया था, पर आज वो एक तरह से डिक्लेयर हुआ ऑफिशियली। क्योंकि आप देखिए, कैबिनेट में मीटिंग थी उस 2 दिन पहले करीब, उसके अंदर भी किरोड़ी लाल मीणा नहीं आए थे और कहा गया था वो दिल्ली हैं। ये बात सही है, वो दिल्ली थे और वो कोशिश में थे बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलने के लिए। क्या वो मिल पाए? क्या वो बात कर पाए दिल्ली में? हमारे सोर्स ये बताते हैं वो दिल्ली में टॉप लीडरशिप के लोगों से बात नहीं कर पाए, वो मिल भी नहीं पाए। और आज उनका जो इस्तीफा है, एक तरह से सब जगह एक न्यूज बन गया, समाचार बन के जगह जगह घूम रहा है और लोग सोच रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। सही बात है, बीजेपी में आखिर हो क्या रहा है। इतना बड़ा नेता मंत्री परिषद से रिजाइन कर दे, मंत्री से रिजाइन कर दे, ऐसा क्यों? क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला कारण जो वो खुद बोलते हैं, एक बार उस पर बात करते हैं। उनका कहना यह है कि जब प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पे थे, तो उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को कुछ कहा था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे मैं आपको दे रहा हूं, आपको संभला रहा हूं, आपको वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताना है। उन कुछ सीटों में से कुछ सीटें बीजेपी हार गई और किरोड़ी लाल मीणा ने तो यहां तक कहा था अगर एक सीट भी हार गई तो भी मैं त्याग पत्र दे दूंगा। आप जानते हैं राजस्थान में अब जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा की, वो 25 हैं और 25 में से अब के बीजेपी सिर्फ 14 जीत पाई। 11 सीट किसने जीती? इंडिया अलायंस ने। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 बार से 2014 में बीजेपी के पक्ष में स्कोर था 25-0, मतलब 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास थी। 2019 में फिर ये स्कोर रिपीट हुआ 25-0 और अब के 11 सीटें इंडिया अलायंस जीता और उन्होंने बीजेपी को हैट्रिक तो छोड़िए, इस पोजीशन पे भी नहीं छोड़ा कि वो अगर 11 सीटें आ जाती तो बीजेपी की परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे भी इंप्रूव होती। उनका आंकड़ा भी 272 से कम होने में राजस्थान का भी बहुत बड़ा हाथ है। पर क्या यही कारण है जिसकी वजह से किरोड़ी लाल मीणा ने एक सीट के उसमें भी मैं छोड़ दूंगा मंत्री परिषद, का यही कारण है? नहीं। अगर आप मेरी माने और अंदर की बात सुने और अंदर की बात समझने की कोशिश करें, और जो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक पंडित्स हैं, जिनको हम पॉलिटिकल पंडित्स बोलते हैं, उनका कहना क्या है? उनका कहना यह है कि डे 1 से, जब से भजनलाल सरकार बनी थी, उनको जो मंत्रालय दिया गया था वो कृषि को हैंडल करते थे। कृषि मंत्रालय से वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? खुश इसलिए नहीं थे, उनकी सीनियरिटी, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो बीजेपी के एक सीनियर नेता हैं और ये शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या उनके सीनियरिटी के हिसाब से उनको लगता है कि मुझे जो रोल था वो शायद
कमतर आंका गया, मुझे कमतर आंक के और मुझे जो मंत्री बनाया गया जिस विभाग का, कृषि का, वो शायद मेरे मतलब किरोड़ी लाल जी के स्तर के मुताबिक, स्टेचर के मुताबिक सही नहीं था। ये पॉलिटिकल पंडित्स का मानना है, शायद उनके दिमाग में ये बात होगी और शायद ये कारण भी था उनका रिजाइन करने के पीछे। तीसरी बात, एक बात और है, जरा गौर रखिएगा इस बात के ऊपर, क्या ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिस भी हो सकती है? किरोड़ी लाल मीणा एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप लोग, वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ऐसी बात क्यों करी और ये रेजिग्नेशन क्यों करा, उसका क्या कारण है? क्या ये दो कारण जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही है या और भी कोई कारण है? मुझे लगता है एक मेजर कारण और है, और वो कारण है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो कारण है कि शायद वो ऐसा करके जो बीजेपी लीडरशिप है राजस्थान में, जिसके मुखिया भजनलाल शर्मा हैं, जो आज की तारीख में चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी प्रेशर में लाना चाहते हैं कि अगर मैं रिजाइन कर सकता हूं बीजेपी की पुअर परफॉर्मेंस पे, तो क्या आप जैसे नेता लोग भी अपने आप ये नहीं आगे बढ़ के कह सकते कि देखिए जो खेल था उसमें हम हार जीते, पर जीते कम मार्क्स से, तो क्या हमें रिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या ये एक तरह से प्रेशर है? क्या ये प्रेशर डाला जा रहा है और मंत्रियों पे और मुख्यमंत्री पे? लगता तो देखिए कुछ ऐसा भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा, जो कि एक बड़े समझदार, एस्ट्यूट बोलूंगा पॉलिटिशियन है, बड़े क्लेवर पॉलिटिशियन है, उन्होंने शायद एक ये चाल भी खेली होगी। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या करेंगे? क्या सिर्फ विधायक बन के रहेंगे? देखिए आज की तारीख में तो विधायक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, पर विधायक किस तरह के हैं वो, ये चीज आपको बड़ा ध्यान देने वाली है। ये वो हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तब भी इन्होंने सरकार को कई बार अपने क्वेश्चन से, अपने इशारों से खतरों में डाला था, मुश्किलों में डाला था। खतरा सही शब्द नहीं है, मुश्किलों में डाला था। क्या ये किरोड़ी लाल मीणा फिर विधायक बन के भजनलाल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? मुझे पूरी अंदेशा है कि भजनलाल जी के लिए किरोड़ी जी को संभालना कोई आसान काम नहीं होगा जब वो मंत्री नहीं होंगे। ये बात आप गौर करिएगा, ये बात एक बार पहले भी हो चुकी है, और किरोड़ी जी एक बार, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो दर्शक मुझे करेक्ट कीजिएगा, एक बार बीजेपी वसुंधरा जी से लड़ाई होने के बाद शायद उन्होंने छोड़ी थी और फिर वो वापस से आए थे। तो क्या ऐसे सवाल उठा के क्या ये एक मुश्किल पैदा करने के लिए दौर एक कर रहे हैं भजनलाल जी और उनके साथियों के लिए? शायद ये भी मुमकिन है। और अगर ऐसा है तो आने वाला टाइम बीजेपी सरकार राजस्थान में कोई आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल समय होने वाला है। और देखिए किरोड़ी लाल मीणा की तो हमने बात करी, अभी आप दूसरा भी देखिए कि कितनी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है राजस्थान में, खास तौर से बीजेपी में। अगर आप वो देखेंगे तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि भूचाल क्या बीजेपी में चल रहा है, क्या बीजेपी में उठापटक चल रही है। देखिए लगता कुछ ऐसा ही है। अब के देखिए विधानसभा के बजट सेशन के अंदर 80 ध्यान आकर्षण के लिए प्रस्ताव लगाए गए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए गए। कितने? 80। ये 80 किसने लगाए? ये 80 बीजेपी के एमएलए के द्वारा, जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से ये 80 प्रस्ताव जो हैं वो बीजेपी के एमएलए के द्वारा लगाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या एमएलए और ये जो पार्टी के अंदर कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है भजनलाल सरकार से? देखिए फिर मैं बोलूंगा कुछ तो है, कुछ तो है, कहीं ना कहीं है। और कई बार हमारे जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ का काम ये होता है हम उसको पकड़ें क्या है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूं
थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक बीजेपी पार्षद का फोन आया, और वो कुछ छोटे मोटे पार्षद नहीं है, क्योंकि वो एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं। उनका फोन आया, उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, आपकी सरकार है, आप तो अब बीजेपी की सरकार है, आपके तो बल्ले बल्ले हैं। बोला नहीं, यही तो दिक्कत है। दिक्कत यह है हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमारे जो हम एक एक काम के लिए बोलते हैं वो काम नहीं हो रहा। हम अगर विनती करते हैं एक ऑफिसर के ट्रांसफर की, क्योंकि हम अपने पसंद के ऑफिसर चाहते हैं काम कराने के लिए, वो नहीं हो पा रहा, तो हमारे लिए सरकार क्या फायदा दे रही है। ये बात सिर्फ उन्होंने पार्षद ने नहीं उठाई, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, उसके कारण आप लोग समझ सकते हैं। देवी सिंह भाटी जो कि पुराने बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने, और बीकानेर से आते हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई, और उनका एक बाइट है जिसको आप लोगों ने सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं, पर उसमें वो साफ बोलते हुए नजर आते हैं कि देखिए ये ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है। मतलब उनका ये था, जो उन्होंने बोला वो ये था कि ज्यादातर लोग आज की तारीख में सीएस के पास जाके एमएलए खड़े हो रहे हैं, बनस्पत इसके कि सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस, या सीएमआर मतलब चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के बनस्पत। मतलब अगर आपको काम कराना है तो आपको ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना पड़ेगा। तो क्या राजस्थान में ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट है? लगता बिल्कुल यही है। अगर देवी सिंह भाटी की बात और जो पार्षद ने मेरे को फोन करा उसकी बात मानी जाए तो ऐसा ही नजर आता है। तो क्या आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए दिक्कतें होने वाली हैं? देखिए, मैं पहले भी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं। अभी 5 उपचुनाव राजस्थान में ड्यू है, जो 6 महीने के अंदर होने चाहिए, और 6 महीने कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता निकलते हुए, क्योंकि आप 6 महीने काउंट करेंगे। जब रिजल्ट आए जून से 1 महीना तो करीब करीब निकल चुका, आप मानिए 5 महीने और पड़े जिसमें चुनाव होना जरूरी है। तो क्या बीजेपी एकजुट होकर चुनाव लड़ लेगी? ये 5 सीटें वो हैं जहां के एमएलए सांसद बन गए, एमपीज बन गए, उन्होंने ये सीटें खाली करके, और अब वहां पे उपचुनाव होंगे विधानसभा के लिए। और ये 5 सीटें एक तरह से देखें तो इंडिया अलायंस के पास थी। क्या ये 5 सीटें बीजेपी के लिए, अगर वो नहीं जीतते इन 5 सीटों पे, तो क्या दिक्कत आएगी? मैं मानता हूं उस मामले में बीजेपी में उठापटक की बहुत संभावना है। अभी उठापटक हो रही है, आप देखिए, लोगों में खुशी नहीं, कार्यकर्ता खुश नहीं। किरोड़ीलाल मीणा जैसा बड़ा नेता रिजाइन करके चले गया। बोलने को तो वो ये बोलते हैं मेरी कोई नाराजगी नहीं है सीएम से, मेरी कोई नाराजगी नहीं है संगठन से, पर देखिए छुपी हुई बातें बहुत होती है। मैंने आपको यही बोला कि छुपी हुई बात को समझना, पढ़ना, ये पॉलिटिकल पंडित्स का काम है, और वही काम मैंने आपको बताया कि आप बोलते कुछ हैं, होता कुछ है, पर्दे के पीछे क्या है वही लाना हमारा मकसद था। तो क्या आने वाला टाइम घमासान देखने को मिलेगा, बवाल देखने को मिलेगा, उठापटक देखने को मिलेगी? अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई उपचुनावों में, तो मेरा मानना है वहां भी बीजेपी को दिक्कत आने वाली है। बशर्ते, मैं फिर एक बार बोलूंगा, बशर्ते कोई ऐसा नेता जो सबको एक साथ लेके चल सकता हो, और इस फैक्शनलिज्म, इस डिसिडेंस, को खत्म कर सकता हो, वो नेता को लाना चाहिए, और इस पार्टी को वापस एकजुट होना पड़ेगा अगर उनको चुनावों में बेटर परफॉर्मेंस करनी है। तो आज की तारीख में वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैंने पहले भी बोला था वसुंधरा जैसी नेता ही इनको एकजुट कर सकती है, और वसुंधरा जी को वापस लाके उनको कोई इंपॉर्टेंट रोल देना जिसमें वो समझाइश भी कर सकें और सबको एक साथ लेके चल भी सकें, और इलेक्शन में जाके कैनवेस भी कर सकें। कि उन्होंने कैनवेसिंग नहीं करी, उसका असर आपने देखा कि उन्होंने सीटें पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने को नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए ऐसे नेता को, वसुंधरा जी जैसे नेता को आगे भी लाएं, उनकी बातें भी माने और उनको इंपॉर्टेंस दी जाए, तब जाके शायद बीजेपी में ये जो उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है, देखिए जनता में इसका मैसेज ठीक नहीं जाता। ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कल जो उन्होंने करा, आप सोचते हैं किरोड़ीलाल मीणा ने जो रेजिग्नेशन दिया आज, क्या उसका मैसेज अच्छा गया होगा जनता में? खास तौर से उनकी कम्युनिटी में जो उनकी तरफ देख रही थी।
एसटी मतलब मीना कम्युनिटी जो उनकी तरफ देख रही थी, उनको अपना नेता मान रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, क्या उनके लिए ये एक दुख भरी खबर नहीं है? मैं मानता हूं बिल्कुल है। और किरोड़ीलाल मीना जो सामने आके बोले लोगों को, जो बोले मेरी कोई भजन लाल जी से नाराजगी नहीं है, मेरी संगठन से कोई नाराजगी नहीं है, क्या ये बात सही है? मैं अंत में फिर बोलूंगा, मैंने आपको कारण गिना दिए, क्या कारण हो सकते हैं। और मुझे लगता है ये देखिए, सामने राजनीति में बोला कुछ जाता है और पर्दे के पीछे होता कुछ और है। इसी बात पे मैं आप लोगों से अब नमस्कार करूंगा और आप लोगों से विनती करूंगा, जुड़े मेरे अगले वीडियो पे जो मैं जल्द लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं जल्द।